नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बढ़िया सी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी का शीर्षक है हम सफ़र। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, नाश्ता बनाया नहीं? तुम्हारे पापा जी और कुंदन को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। कविता जी अपने कमरे से गुस्से में बोली। जी मम्मी जी, बन गया है, बस गर्म गर्म नाश्ता परोस ही रही हूँ। राही अपने ससुर जी और पति को नाश्ता परोसती हुई बोली। भंवरलाल जी अपनी बहू राही से बोले, आज तुम्हारी मम्मी जी बाहर हम सबके साथ नाश्ता करेंगी या नहीं, या अपने कमरे में ही बैठी रहेंगी? कुंदन बोला, पापा, जब से राही की शादी हुई है मम्मी ने अपने कमरे से निकलना लगभग बंद ही कर दिया है। वे अब कहाँ हम सबके साथ बैठ के नाश्ता करती हैं। भंवरलाल जी कहने लगे, हाँ बेटा, तुम तो शुरू से जानते हो तुम्हारी मम्मी और बहन की आदत को। वे ऐसी ही हैं। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमें राही जैसी बहू दी है, वरना तुम्हारी माँ और बहन ने तो एक मौका नहीं छोड़ा राही को परेशान करने का। फिर भी राही उन लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। राही कहने लगी, पापा जी धीरे बोलिए, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो आपकी खैर नहीं। ये सुनकर तीनों ही एक साथ हंस पड़े। भंवरलाल जी और कुंदन दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़े नाश्ता करके, और राही कविता जी को नाश्ता देने उनके कमरे में पहुंची। कविता जी राही पर भड़कते हुए बोली, तुम तीनों की हॉल में खी खी करने की आवाज आ रही थी। सुबह सुबह किस बात पर हंस रहे थे तीनों? मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, वो कुंदन ने एक जोक कहा था, बस उसी पर हम लोग हंस पड़े थे। कविता चिढ़ गई, बोली, अच्छे से जानती हूँ मैं कुंदन का जोक। तुम जो ससुर जी के लाडली बहू बनी हुई हो, कुंदन तो जोक मारेगा ही। कुंदन को अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको भी तुमने अपने रंग में जो रंग डाला है। राही बात का जवाब दिए बिना कविता जी के कमरे से बाहर आ गई और वापस रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। राही उनके मुंह लगकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। राही टीचर की नौकरी करती थी, जिसे उसने सास कविता जी के कहने पर छोड़ दिया था, लेकिन उसे बच्चों को पढ़ाने का शौक था, इसलिए वह अब घर पर ही ट्यूशन लिया करती थी। दिन भर के काम करती और फ्री होकर ट्यूशन में समय बिताती। कविता जी ने तो जैसे राही की शादी के बाद रसोई का रुख करना ही छोड़ दिया था, रसोई से तौबा कर ली थी जैसे। कविता जी दिन भर अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहती और जब जी चाहे राही को ताने मारती रहती। एक ननंद भी है, रोमा। वह भी अपनी माँ का खूब साथ निभाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि भाभी की शादी के बाद उसका भाई भाभी का हो गया है, पराया हो गया है। रोमा भी पूरे दिन सेल्फ स्टडी के नाम पर अपने कमरे से बाहर नहीं आती। हाँ, जब नाश्ता चाय और खाना होता है तब बस कमरे से आकर रसोई में जाती है और लेकर चली जाती है। अपने कमरे में पूरे दिन लैपटॉप और मोबाइल पर लगी रहती है, मगर भाभी की कुछ भी मदद नहीं करती। घर में एक ससुर जी भंवरलाल जी ही हैं, जिन्होंने हमेशा बहू राही को बेटी का दर्जा दिया। कुंदन भी अपनी पत्नी राही को बहुत प्यार और सम्मान देता है, क्योंकि राही ने उसके परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, और राही भी कुंदन जैसा हमसफर पाकर खुश थी। थोड़ी देर के बाद डोर बेल बजी। राही ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी बहन शिखा खड़ी थी। शिखा को देखते ही राही बहुत खुश हो गई और उसे अंदर लेकर आई। शिखा ने बताया कि वह और पापा किसी काम से इस शहर में आए थे और पापा उसे यहाँ दीदी के पास छोड़कर किसी काम के लिए बाहर गए। काम से लौटकर वे भी वहीं आ जाने वाले थे। राही खुशी से बोली, शिखा, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन बीत चुके थे, अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ आ गए। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि कविता जी बाहर आ गई और बोली, शिखा, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? शिखा ने उन्हें भी पूरी बात बताई। राही रसोई से फटाफट शिखा के लिए चाय बना कर ले आई। कविता जी मुंह बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि कविता जी कभी कुछ काम से तो कभी किसी और काम से बाहर आ जा रही थी। राही अपनी सास को अच्छे से जानती थी। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दोनों बहनें क्या बातें कर रही थी, यही सुनने के लिए कविता जी बार बार कुछ काम से आने जाने का नाटक किए जा रही थी, वरना कविता जी को तो अपने कमरे से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं रहती थी। और फिर जब कविता जी से रहा ही न गया तो कविता जी वहीं दोनों बहनों के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद राही की ननंद रोमा कमरे से बाहर आई। शिखा को देखते ही वह बोली, क्या हुआ शिखा, घर में चाय पत्ती खत्म हो गई या शक्कर, जो इतनी सुबह सुबह यहाँ चली आई हो? शिखा एक नजर अपनी बहन राही को देखने लगी, एक नजर रोमा पर।
कविता जी हंसते हुए बोली, रोमा को मजाक करने की बहुत आदत है। रोमा बोली, भाभी बहन की तीमारदारी खातिरदारी करोगी या मेरे लिए भी कुछ बनाया है आपने? राही रसोई से चाय नाश्ता लेकर आई और बोली, मैं तो कब से आपका ही इंतजार कर रही थी दीदी, नाश्ता बने तो काफी समय हो गया। हाँ हाँ जानती हूँ, मुझे तो पढ़ाई करनी होती है पूरे दिन, कभी मेरे कमरे में ही चाय नाश्ता पहुंचा दिया करो। रोमा की यह बात सुनकर भी राही बोली कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि रोमा कितनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई के नाम पर दिन भर फ्रेंड्स से चैटिंग करती रहती है। मगर कविता जी अपनी बेटी का इतना ज्यादा सपोर्ट करती थी कि राही कुछ नहीं कहती रोमा को। कविता जी शिखा से बोली, तुम्हारा ड्रेस तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से खरीदा तुमने? ये ड्रेस तो कुंदन जीजा जी और दीदी ने मुझे राखी पर गिफ्ट किया था। हमारा कोई भाई है नहीं, तो मैं हर साल कुंदन जीजा जी को ही राखी बांध देती हूँ। बस यह ड्रेस वही राखी गिफ्ट है। सुनकर रोमा ईर्ष्या के मारे जलने लगी और कविता जी का चेहरा भी तमतमा उठा। राही अपनी सास और ननद के चेहरे को देखते ही उनके मन के विचार भाप गई। रोमा बोली, अब मैं समझी मेरे भाई का प्यार मेरे प्रति इतना कम क्यों हो गया है, उसे दूसरी बहन जो मिल गई है। कविता जी ने एक बार फिर से हंसते हुए बात को टाल दिया और बोली, मेरे कुंदन की चॉइस तो वैसे ही लाखों में, तभी तो पहली बार मुझे तुम्हारा ड्रेस इतना अच्छा लगा। शिखा को राही की सास और ननद का बर्ताव कुछ अलग सा लगा, मगर उसे अपनी दीदी से अकेले में बात भी तो नहीं करने मिल रही थी। रोमा चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई और कविता जी मंदिर के नाम पर बहू की बुराइयां करने चली गई। दोनों बहनों को अभी अकेले में बात करने का समय मिला ही था कि राही के पापा रमेश जी आ गए। मगर राही की सासू माँ तो राही के पिता के आने से पहले ही घर से जा चुकी थी। राही के पिता बेटी के लिए कुछ फल फ्रूट और एक साड़ी लेकर आए थे। बोले, बेटी ये तेरी माँ ने तेरे लिए भिजवाया है, तेरी माँ को भी तुझसे मिलने का बड़ा मन था, थोड़े दिन बाद तुम मायके आ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। बहुत जल्दी माँ की मुझसे मिलने की इच्छा पूरी होने वाली है पापा, राही बोली। अगले हफ्ते मेरे सास ससुर की शादी की 30वीं वर्षगांठ है, जिस पर आप सभी को आना है। तभी मैं माँ से भी मिल लूंगी। यहाँ से मायके रहने आना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। फिर भी अगर संभव हो पाया तो सास ससुर की वर्षगांठ के बाद 2-3 दिन के लिए रहने आ जाऊंगी। राही ने गर्मा गर्म खाना बना दिया था ताकि उसके पापा और बहन खाकर जाए। बहुत देर राही की सास के इंतजार के बाद रमेश जी बोले, अच्छा बेटी अब चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। कविता जी के अब तक घर न आने का एक कारण यह भी था कि वह राही के पापा से मिलना ही नहीं चाहती थी। ऐसा वह पहले भी 1-2 बार कर चुकी थी। उनकी नजरों में तो वैसे ही बहू के मायके वालों की कोई इज्जत नहीं थी। काफी देर के बाद कविता जी घर आई, तब रोमा भी अपने कमरे से खाना खाने बाहर आ चुकी थी। फलों की टोकरी और साड़ी देखकर कविता जी जोर से बोली, बस इतनी सी औकात है तेरे माँ बाप की, तभी तो मेरा बेटा कुंदन कुछ न कुछ देते रहता है तेरे मायके वालों को। अब तेरे घर की परिस्थिति तो वह भी जान ही चुका है। उतने में रोमा बोली, हाँ मम्मी, तभी तो इनकी बहन ने कुंदन भैया को भाई बना लिया है, ताकि भाई भाई बोलकर अपने मायके में ये लोग ज्यादा धन ऐंठ सके। राही गुस्से में आ गई, बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे मायके वाले बहुत पैसे वाले तो नहीं, मगर स्वाभिमानी लोग हैं। और कुंदन आपका बेटा, मतलब कि मेरा पति, एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्हें जब पता चला कि मेरी छोटी बहन हमेशा राखी के दिन उदास रहती है, तो उन्होंने खुद ही शिखा से राखी बंधवानी शुरू कर दी। शिखा के लाख मना करने के बाद भी वे मुझे लेकर उसके लिए राखी का गिफ्ट लाने गए थे। राही का पहाड़ बना लिया आप लोगों ने तो, यह कहकर राही रसोई में चली गई। मगर कविता जी और रोमा के दिल को चैन न पड़ा। अगले दिन भंवरलाल जी और कुंदन अगले हफ्ते शादी की 30वीं वर्षगांठ की तैयारी करने लगे, जिसमें राही ने उनका पूरा साथ दिया। राही ने सारे मेहमानों को फोन कर दिया, कुंदन ने हॉल भी बुक कर दिया और इवेंट मैनेजर से सारी व्यवस्था भी करवा ली। भंवर जी का मानना था कि शादी की 50वीं वर्षगांठ तक जाने हम दोनों रहे न रहे, इसलिए जिस पल में है उसी पल का आनंद लिया जाए। अपनी पत्नी कविता के लिए वे एक हीरो से जड़ा नेकलेस भी लेकर आए, जिसे देखकर कविता जी बड़ी खुश हो गई। भंवरलाल जी उनकी खुशी देखकर बोले, बस भाग्यवान, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, घर में क्लेश और कलह मत करो। मैं तो तुमसे ज्यादा कुछ चाहता भी नहीं, बस मेरी यही इच्छा है कि घर में सुख शांति बनाए रखा करो, तो वह इच्छा पूरी कर दो। कविता जी इतराते हुए बोली, ए जी, आपको क्या लगता है हमेशा मैं ही झगड़ा करती हूँ? वो है ना आपकी लाडली बहू, वो और उसके मायके वाले कुछ कम नहीं है। देखना, आपको एक ना एक दिन सच जरूर पता चलेगा। भंवरलाल जी बात को बढ़ाकर अपनी आने वाली शादी की वर्षगांठ खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे कुछ नहीं बोले, क्योंकि हर बार
वे बहू और बेटे की तरफदारी करते और कविता जी उनसे चिढ़ जाती। भंवरलाल जी एक बहुत अच्छे पति, पिता और ससुर थे, इसलिए घर में सभी के चहेते थे। आज भंवरलाल जी और कविता जी की शादी की वर्षगांठ थी। सब हॉल में जमा हो गए थे। हॉल खचाखच मेहमानों से भरा हुआ था। सभी लोग सारे इंतजाम की खूब तारीफ कर रहे थे, जो कि कुंदन और राही ने मिलकर किए थे। बीच में अचानक थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई। लाइट आने के बाद सभी की जान में जान आई, क्योंकि गर्मी के कारण सभी मेहमानों की हालत खराब हो गई थी। उतने में भंवरलाल जी की नजर कविता के गले पर गई। वे बोले, कविता, तुम्हारा हार कहाँ है? कविता जी ने अपने गले में हाथ रखा और बोली, लाइट जाने से पहले तो वह हार मेरे गले में ही था। हीरो से जुड़ा बेशकीमती हार कहाँ गया? आप कितनी ख्वाहिशों से लाए थे वह हार मेरे लिए। बोलकर कविता जी हार खो गया है ये सोच सोच कर रोने लगी। कुंदन ने कहा, मम्मी आप रो क्यों रही है? हार अभी तक आपके गले में था और लाइट आने के बाद हार गले में नहीं है। इसका मतलब यह है कि हार मेहमानों में से किसी के पास है। आपका हार किसी ने चुरा लिया है। कुंदन एक अनाउंसमेंट करते हुए बोला, माफ कीजिएगा, मगर मेरी माँ का हार यहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने चुरा लिया है, इसलिए मुझे वेटर द्वारा सबके बैग्स और जेब की तलाशी लेनी पड़ेगी। कृपया आप लोग इसे अन्यथा न लें और सहानुभूति दिखाएं, हमारा सपोर्ट करें। यह सुनकर पहले तो सभी के होश उड़ गए, पर कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि आखिर हीरो से जड़े हार का सवाल था। सभी के बैगों की तलाशी ली गई। हार राही की बहन शिखा के बैग से बरामद हुआ। शिखा खुद हार को देखकर हैरान हो गई। बोली, जीजाजी, मुझे नहीं पता यह हार मेरे बैग में कैसे आया। मैं चोरी क्यों करूंगी? उतने में कुंदन की बहन रोमा आकर बोली, देखा भैया, मुंह बोली बहन तो आखिर मुंह बोली ही होती है। ये तो वही बात हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी। राही भाभी के मायके वालों को समझने में हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है भैया। राही बोली राही बोली, नहीं कुंदन, शिखा कभी चोरी नहीं कर सकती, उसे किसी ने फंसाया है। आप तो शिखा को जानती है। कुंदन को सब कुछ देखकर झटका सा लग गया था। वह कुछ बोलने या सोचने की स्थिति में नहीं था। उतने में उसे एक ख्याल आया और वह इवेंट मैनेजर से जाकर बोला, मुझे लाइट जाने के और आने के बाद की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी की अभी दिखाइए। इवेंट मैनेजर ने तुरंत सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज खोलकर कुंदन को दिखाई, जिसमें कुंदन ने देखा कि उसकी बहन रोमा हीरो से जड़ा हार शिखा के बैग में डाल रही है। शिखा उस समय किसी से बात कर रही थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि रोमा ने कितनी होशियारी से वह हार शिखा के बैग में डाल दिया। कुंदन बोला, रोमा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। शिखा को मेरी नजरों से गिराने के लिए तूने इतनी बड़ी साजिश रची कि एक पल उसकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। और इतने सारे मेहमानों के बीच यह कारनामा किया कैसे तूने? रोमा का बचाव करने कविता जी बीच में आकर बोली, कुंदन, तुम मुंह बोली बहन को ज्यादा मान सम्मान देते हो। रोमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी, मैंने आपको रोमा को हमेशा मान सम्मान दिया है। यहाँ तक कि आप लोग राही के साथ कैसा सलूक करते हैं यह जानते हुए भी मैं हमेशा इसी उम्मीद में रहा कि एक दिन राही अपने मीठे स्वभाव से आप सभी को अपना बना ही लेगी। मगर आप लोग तो इतने गिर गए कि राही के धज्जियां उड़ाते उड़ाते उसके मायके वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। कविता जी और रोमा अपने किए पर शर्मिंदा हो रहे थे। भंवरलाल जी भी अब तक यही सोच रहे थे कि एक दिन उनकी बीवी और बेटी सुधर जाएगी, मगर आज उन दोनों की इस हरकत ने उन्हें सभी के सामने शर्मिंदा कर दिया था। वहीं दूसरी ओर राही को अपने पति कुंदन पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि आज कुंदन ने यदि असलियत का पता न लगाया होता तो राही और उसके मायके वाले कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते और शिखा, उसकी जिंदगी में तो चोरी जैसा दाग लग जाता। राही ऐसा हमसफर पाकर अपने आप को खुश नसीब मान रही थी। कविता जी और रोमा ने अपने किए पर सबसे माफी तो मांग ली, मगर उनका यह काम माफी के लायक था नहीं। ईर्ष्या इंसान को कभी कभी इतना गिरा देती है कि उसे अच्छे बुरे में फर्क ही नजर नहीं आता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हम सफर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा ज़रूर कि कहानी आपको कैसी लगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।